हेलो वेलकम टू माय चैनल एड्यूशुला। आज एमएड 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस बुक के चैप्टर 1 के सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ये सामने आया था ब्रिंग एनवायरमेंटलिस्ट आइडियाज इनटू द सेंट्रल थीम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसीज। एनवायरमेंटलिस्ट आइडिया को सेंट्रल थीम बनाने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी का सेंट्रल थीम बनाने के लिए एनवायरमेंटलिस्ट आइडियाज को ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सामने आया था। It sought to modify the kind of unsustainable development strategies. इसने संशोधन किया है जो अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज जो कि अपनाया जा रहा था उसको बदलने के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट combines the two terms of sustainability and development to indicate a pattern of growth. Sustainable development combines two terms, दो टर्म को कॉम्बाइन करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या टर्म है? सस्टेनेबिलिटी और दूसरा है डेवलपमेंट। टू इंडिकेट अ पैटर्न ऑफ ग्रोथ, एक ग्रोथ पैटर्न को दिखाने के लिए जो कि स्ट्रेंथन करता है बोथ नेशनल कैपेबिलिटीज टू केयर फॉर देयर पीपल in relation to their total relationship with the resources of the earth. The most widely used definition of sustainable development was given by Brundtland Commission in its report Our Common Future in 1987, जिसने कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कुछ इस तरह से डिफाइन किया है: डेवलपमेंट which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs। मतलब कि वो डेवलपमेंट जो कि आज के जनरेशन की नीड्स को फुलफिल कर रही है और फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी टू मीट देयर नीड्स, इस फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करती है टू मीट देयर नीड्स। डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि आज की जनरेशन की नीड्स को फुलफिल करे और फ्यूचर की जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ भी ना करे। Since then, several interpretations of sustainable development have emerged. For example, इसके बाद से बहुत सारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की व्याख्याएं आई हैं, बहुत सी व्याख्या की गई है जो कि जिनके एग्जाम्पल कुछ इस तरह है: इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ while living within the carrying capacity of supporting ecosystems। मीन्स ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना जबकि लिविंग विद इन द कैरिंग कैपेसिटी, और कैरिंग कैपेसिटी के अंदर ही रहना। जो हमारा सपोर्टिंग इकोसिस्टम है उसकी कैरिंग कैपेसिटी के अंदर ही रहते हुए ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। Economic growth that provides fairness and opportunity for all the people, not just the privileged few। मीन्स ऐसा इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि फेयरनेस और अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करवाता है, सिर्फ कुछ प्रिविलेज्ड या पैसे वाले लोगों को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को, without further destroying the world's finite natural resources and carrying capacity। और वो भी वर्ल्ड के जो नेचुरल रिसोर्सेज और कैरिंग कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय किए बगैर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट compromises types of economic and social development that protect and enhance the natural environment and social equity। Sustainable development comprises types of economic, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि
इस तरह का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट जो कि प्रोटेक्ट करे और बढ़ाए द नेचुरल इन्वायरमेंट और सोशल इक्विटी को, जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट और सोशल इक्विटी को प्रोटेक्ट और एनहांस करता हो। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकसेस अपॉन अ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड देयर एनवायरनमेंट एंड इंडिकेट्स अ वार्निंग दैट ह्यूमंस कैन नॉट पुश डेवलपमेंट विच इज अगेंस्ट नेचर, as in the end it is always nature which is going to win. Sustainable development encourages the conservation and preservation of natural resources and of the environment and the management of energy, waste and transportation. Sustainable development is development based on patterns of production and consumption that can be pursued into the future without degrading the human or natural environment. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक डेवलपमेंट है जो कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन के पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड है, जो कि अपनाया जा सकता है इनटू द फ्यूचर विदाउट डिग्रेडिंग द ह्यूमन और नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसमें कि ह्यूमन और नेचुरल एनवायरनमेंट को कोई नुकसान भी नहीं होगा. It involves the equitable sharing of the benefits of economic activity across all sections of society. इसके अंदर equitable sharing आता है जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का बेनिफिट हर किसी को, सोसाइटी के हर सेक्शन को इक्वली शेयर करने की बात कही जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में. टू एनहांस द वेल बीइंग ऑफ ह्यूमंस, और ह्यूमन के वेल बीइंग को एनहांस करने की बात और उनके हेल्थ को प्रोटेक्ट और पॉवर्टी को दूर करने की बात कही जाती है. इफ़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ टू बी सक्सेसफुल, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सक्सेसफुल होना है, द एटीट्यूड्स ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल एज गवर्नमेंट्स विथ रिगार्ड टू आवर करंट लाइफ स्टाइल्स एंड द इम्पैक्ट दे हैव ऑन द एनवायरनमेंट विल नीड टू बी चेंज्ड. इंडिविजुअल और गवर्नमेंट दोनों ही के करंट लाइफ स्टाइल्स और प्रभाव को जो एनवायरनमेंट पर पड़ रहा है उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सक्सेसफुली अचीव कर सकें. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Sustainable development has some forward-looking and broad-based objectives which transcend class, caste, language and regional barriers. Class, कास्ट, लैंग्वेज और रीजनल बैरियर्स से ऊपर उठकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ ब्रॉड बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं. दीज ऑब्जेक्टिव्स आर अ चार्टर फॉर लिबरेटिंग वंस इकोनॉमी फ्रॉम द क्लचेस ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव माइंडसेट. ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, लक्ष्य हैं, वो सारे एक गारंटी ऑफ राइट्स की तरह है फॉर लिबरेटिंग वंस इकोनॉमी. किसी की इकोनॉमी को एक्सप्लॉयटेटिव माइंडसेट से आज़ाद कराने के लिए एक चार्टर की तरह ये काम करता है. विच हैज़ डिप्रेव्ड नेशंस. ये जो एक्सप्लॉयटेटिव माइंडसेट है इसने नेशंस को भ्रष्ट कर दिया है, डिप्रेव कर दिया है और उनके बायोमास वेल्थ को ललकारा है. ब्रीफली दीज ऑब्जेक्टिव्स आर, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस तरह है. नंबर 1, टू मेंटेन द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल विथ इक्विटी एंड जस्टिस. लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल के लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए इक्विटी के साथ और जस्टिस के साथ मेंटेन रखना. द कंसिडरेशन ऑफ ट्रांस बाउंड्री एंड क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट्स. ट्रांस बाउंड्री मीन्स बाउंड्री के बाहर से, और जो क्यूमुलेटिव यानी इंक्रीज्ड इन क्वांटिटी, जो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट्स जो पड़ रहे हैं बाउंड्री के बाहर से डिसीजन मेकिंग में, स्टेट के डिसीजन मेकिंग में हैज़ टू बी रियलाइज्ड. इसको समझने की ज़रूरत है. नंबर 2, टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट
Earth's natural resources from misuse and wasteful consumption. अर्थ का जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको मिसयूज और वेस्टफुल कंजम्पशन से बचाना और उसको संभाल कर रखना. This demands respect for the land and its diversity as the foundation for healthy communities. ये लैंड और लैंड में रहने वाले लोगों की डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने की डिमांड करता है ताकि एक हेल्दी कम्युनिटी का फाउंडेशन हो, निर्माण हो. नंबर 3, टू इनोवेट न्यू टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक टेक्निक्स विच वर्क इन यूनिसन विथ लॉज ऑफ नेचर एंड नॉट अपोज्ड टू इट. ऐसे न्यू टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक टेक्निक को इनोवेट करना जो कि नेचर के लॉ के साथ काम करे, उसके अगेंस्ट नहीं. देयर नीड्स टू बी अ कंसिडरेशन ऑफ शेयरिंग द रिस्क्स and benefits from developmental policies undertaken by different nations. ये डिमांड करता है कि हम एक दूसरे के रिस्क को और बेनिफिट को शेयर करें. फ्रॉम डेवलपमेंटल पॉलिसीज अंडरटेकन बाय डिफरेंट नेशंस. अलग अलग नेशंस की अलग अलग कंडीशंस होती है डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ को अपनाने को लेकर, तो इसे हमें एक दूसरे के साथ शेयर करके और मेंटेनेंस के साथ आगे बढ़ना होगा. Number 4, to respect diversity and innovate local and indigenous communities for a more grassroots oriented and relevant developmental policies. Sustainable development का ये एक ऑब्जेक्टिव है कि हम डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता और जो हमारी लोकल और देसी कम्युनिटीज़ है जो कि ग्रास रूट्स ओरिएंटेड है उनको रिस्पेक्ट करें और उनके हिसाब से उनसे रेलिवेंट डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ को हम अपनाएं. दिस वुड इन्वॉल्व कंसिडरेशन ऑफ इकोनॉमिक वायबिलिटी, कल्चर एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज़ एज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आर डेवलप्ड. नंबर 5, टू डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस एंड मेक देम मोर रिजिलियंट, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल टू पीपल. गवर्नमेंट के गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस को हमें डिसेंट्रलाइज यानी उनको टुकड़ों में बांटना होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होगा, डिसेंट्रलाइज करना होगा ताकि उनमें ज़्यादा पारदर्शिता आए और वो पीपल को ज़्यादा अकाउंटेबल रहे. जितने छोटे स्तर में गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस बटा रहेगा उतने ज़्यादा उनको पीपल को अपने डिसीजन मेकिंग और सभी फैसलों के बारे में बताना पड़ेगा. ये ज़रूरी हो जाएगा कि वो पीपल से राय ले और उनके हिसाब से गवर्नेंस करे. दे शुड हैव एन ओपन, इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग. इसमें ओपन और पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग एक बड़ा रोल निभाएगा. नंबर 6, टू प्लान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेकर हमें प्लानिंग करनी होगी. विच रिकॉग्नाइज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पुअर नेशंस, जो कि पुअर नेशंस के रिक्वायरमेंट, उनकी ज़रूरतों को सुने एंड उनको सपोर्ट करे टू अचीव देयर ग्रोथ टारगेट्स, ताकि पुअर नेशंस भी अपने ग्रोथ टारगेट्स को अचीव कर पाए विदाउट डिस्ट्रॉइंग देयर नेचुरल वेल्थ एंड एनवायरनमेंट. नंबर 7, टू सीक पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. सभी नेशंस, जितने भी वर्ल्ड में नेशंस हैं, उन सब के आपस में पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ताकि वो आपस में मेल मिलाप के साथ, शांति के साथ रह सके. इस चीज़ को हमें डेवलप करना होगा क्योंकि ओनली पीस कैन अलाउ देम स्पेस. सिर्फ शांति ही एक ऐसी चीज़ है, पीस ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे बीच में स्पेस को इनोवेट करेगा फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, और इसमें ह्यूमैनिटी, मानवता का विकास हो पाएगा. दिस में डिमांड ऑनरिंग ऑफ ट्रीटीज एंड फिड्यूशियरी ऑब्लिगेशंस एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स. इसके अंदर ट्रीटीज, फिड्यूशियरी ऑब्लिगेशंस और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आते हैं. Sustainable development is a value-based concept
तो इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक वैल्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ये हमें वैल्यू प्रोवाइड करवाती है विच अपील्स टू द यूनिवर्सल थीम्स ऑफ म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, जिसमें कि आपस में मेल मिलाप और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट का भाव उत्पन्न होता है। इट इज़ अ कंटिन्यूअली इवॉल्विंग प्रोसेस। ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, ये टाइम टू टाइम इवॉल्व हो रहा है, मतलब अपने आप को और बेहतर बनाते जा रहा है। ब्रिंगिंग टुगेदर कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड पॉलिटिकल कॉन्सर्न्स। तो ये सारे कॉन्सर्न्स कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और पॉलिटिकल, इन सारे कॉन्सर्न्स को ये एक साथ लेकर आ रहा है। इट इज़ अ डिज़ायर्ड डायरेक्शन ऑफ चेंज एंड प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क टू डिसाइड डेवलपमेंटल एक्शंस बाय नेशंस, कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स। ये चेंज की तरफ हमारा एक डिज़ायर है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में फ्रेमवर्क किया गया है। Critics of growth model GNP led industrialization based on quantitative growth of mass production triggered of economic development in developed countries। जैसे ही डेवलप्ड कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन मास प्रोडक्शन के ऊपर बेस था। इसमें क्वालिटी को ध्यान ना देकर क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था, और जिसके वजह से डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई। और इसी तरह से ये नॉन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एक तरह से ग्रोथ मॉडल के ऊपर फेलियर था। सिर्फ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था, और क्वालिटी और उसके जो हॉलिस्टिक बेनिफिट थी, उसकी जो पूरी तरह से पीपल को बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इस चीज़ को पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ट्रेडिशनली द ग्रोथ ऑफ अ नेशन हैज़ बीन कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ GDP या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ट्रेडिशनली एक नेशन के ग्रोथ को देखने के लिए क्या इंडिकेटर हुआ करता था? GDP और GNP, which do not indicate the fact that the nation is actually rich in culture and progressive in human values। ये GDP और GNP किसी भी तरह से ये नहीं दिखाता था कि कोई नेशन कल्चरली कितना रिच है या कितना प्रोग्रेसिव है ह्यूमन वैल्यूज को लेकर। These indicators focus mainly on the tangible products and fail to calculate the value of the intangibles such as pollution effect on health, value of the forests, loss in terms of their animal and plant biodiversity, and maintaining the groundwater recharge shed, etc। तो ये दोनों ही इंडिकेटर सिर्फ टैंजिबल प्रोडक्ट्स को ही फोकस करते थे, और जो इनटैंजिबल उलझे हुए जो वैल्यूज, जैसे कि कितना पॉल्यूशन कितना हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है, और फॉरेस्ट का वैल्यू कितना है हमारे लाइफ को ऊपर या अर्थ के लिए फॉरेस्ट कितना वैल्यूएबल है, लॉस इन टर्म्स ऑफ देयर एनिमल एंड प्लांट बायोडाइवर्सिटी, एनिमल और प्लांट बायोडाइवर्सिटी का कितना ज़्यादा लॉस हुआ है इस प्रोडक्शन में, या फिर ग्राउंड वाटर जो रेन वाटर से रिचार्ज होता है उसका मेंटेनेंस ठीक से हो रहा है या नहीं। ये सभी चीज़ों को ये जो ट्रेडिशनल इंडिकेटर था GDP और GNP, ये किसी भी तरह से इंडिकेट नहीं करता था। स्टडीज़ मेड सिंस द लास्ट फेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड first development decade has shown that gross income growth is not always translated into poverty reduction। यूनाइटेड नेशंस के लास्ट फेजेस में जो स्टडीज़ हुई थी उसमें ये डिक्लेयर किया गया था कि फर्स्ट डेवलपमेंट डिकेड जो अर्थ में हुआ था वो दिखाता है कि ग्रॉस इनकम ग्रोथ, यानी कि पूरी नेशन का इनकम में ग्रोथ होने का ये मतलब नहीं होता है कि उस नेशन की पॉवर्टी भी रिड्यूस हुई है या कमी आई है। By the end of the last century, there were more than 1.3 billion people
लिविंग इन डेवलपिंग कंट्रीज। लास्ट सेंचुरी के एंड में ये देखा गया है कि 1.3 बिलियन पीपल से भी ज़्यादा लोग डेवलपिंग कंट्रीज के उनके एक दिन का इनकम $1 से भी कम है डेवलपिंग नेशंस के। विथ इंक्रीजिंग माल नरिशमेंट, होमलेसनेस एंड डिप्राइवेशन, और वहाँ पे माल नरिशमेंट है और उन लोगों के पास घरों की कमी है, डिप्राइवेशन का शिकार भी हुए हैं। द ग्रोथ मॉडल हैज़ नॉट टेकन केयर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द वर्ल्ड। तो इस तरह से जो ग्रोथ मॉडल अपनाया जा रहा है वो किसी भी तरह से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे वर्ल्ड में हो रहा है उसका कोई केयर नहीं कर रहा है। एज ए रिजल्ट द पुअर हैव बिकम पुअरर while the precious wealth has got locked up with the top 20% richest। सारा वेल्थ 20% अमीरों के पास ही चला जा रहा है और गरीब गरीब होते चले जा रहे हैं क्योंकि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली नहीं हो पा रहा है उस ग्रोथ मॉडल के वजह से। Various forms of disparities such as inequitable production, distribution, and consumption have grown into massive proportions, making the poor people vulnerable to the policies framed by few rich at the top। कई तरह की असमानता, various forms of disparities, different forms of disparities such as inequitable production, distribution, and its consumption have grown into massive proportion। इतने ज़्यादा उसकी मात्रा बढ़ चुकी है जो कि पुअर यानी गरीब को और भी कमज़ोर बनाती जा रही है क्योंकि उनके पॉलिसीज़ कुछ फ्यू रिच पीपल लोग डिसाइड कर रहे हैं। Industrialization। The Industrial Revolution began in England sometimes after the middle of 18th century and transformed Great Britain from a largely rural population making a living almost entirely from agriculture to a town-centered society engaged increasingly in factory manufacture। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड से शुरू हुआ था 18th सेंचुरी के मिडल में जो कि ग्रेट ब्रिटेन को पूरी तरह से बदल दिया। ग्रेट ब्रिटेन की रूरल पॉपुलेशन जो कि सिर्फ एग्रीकल्चर वर्क में लगी हुई थी अब वो पूरी तरह से टाउन सेंटर्ड सोसाइटी बन गई जो कि फैक्ट्री मैन्युफैक्चर वर्क में ज़्यादा भाग लेने लगी। अब ए सीरीज ऑफ इन्वेंशंस ट्रांसफॉर्म्ड द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉटन गुड्स इन इंग्लैंड एंड गेव राइज टू अ न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन, द फैक्ट्री सिस्टम। लगातार इन्वेंशंस के बाद जो कंपनीज कॉटन गुड्स मैन्युफैक्चर में जो लगी हुई थी उसको पूरी तरह से इन्वेंशंस ने चेंज कर दिया। इंग्लैंड में एक नई तरह का मोड ऑफ प्रोडक्शन का जन्म हुआ जिसे कि फैक्ट्री सिस्टम कहते हैं। 1750 से लेकर 1830 के बीच में अदर ब्रांचेस ऑफ इंडस्ट्री इफेक्टेड कंपैरेबल एडवांसेस एंड ऑल दिस टुगेदर म्यूचुअली reinforcing one another made possible further gains on an ever widening front। The abundance and variety of innovations may be included under three principles। इतने सारे वैरायटी ऑफ इनोवेशंस को हमने 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर अपने लाइफ में पूरी तरह से इंक्लूड किया है। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन ऑफ मशीन्स मीन्स अब ह्यूमन की जगह मशीन्स ने ले ली जिसकी वजह से रैपिड, रेगुलर, प्रिसाइज और टायरलेस वर्क हो पा रहा है फॉर ह्यूमन स्किल एंड एफर्ट। इसमें ज़्यादा ह्यूमन स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नंबर 2 द सब्स्टिट्यूशन ऑफ इनएनिमेट फॉर एनिमेट सोर्स ऑफ पावर। अब जानदार चीज़ों की जगह बेजान चीज़ों ने ले ली जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंजन्स फॉर कन्वर्टिंग हीट इनटू वर्क। इंजन्स का जब आविष्कार हुआ तो अब लोगों को पैदल चलने की बजाय वे ट्रेन में सफ़र करने लगे जिससे कि उनकी एनर्जी बच गई।
और वो अपनी एनर्जी को दूसरे कामों में लगा सकते हैं। नंबर 3, द यूज़ ऑफ न्यू एंड फार मोर अबंडेंट रॉ मटेरियल्स। नए और ज़्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल का यूज़ होना शुरू हो गया। इन पार्टिकुलर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ मिनरल फॉर वेजिटेबल और एनिमल सब्सटेंसेस। वेजिटेबल और एनिमल सब्सटेंसेस की जगह पे अब मिनरल्स का यूज़ होने लगा। दूसरे यूरोपियन नेशंस भी सेम प्रोसेस से होकर गुजरे इसके बाद, फॉलोड बाय अदर्स ड्यूरिंग 19th century and still other in the first half of the 20th century। उसके बाद कुछ देशों ने 19th सेंचुरी में इसी को फॉलो किया और वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। रशिया और जापान में अभी भी ये चल रहा है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रशिया और जापान जैसे नेशंस में 20th सेंचुरी के शुरू में आया है। The Industrial Revolution was no mere sequence of changes in industrial techniques and production। इंडस्ट्रियलाइजेशन में कोई चेंजेस आया है तो वो सोशल काउजेस के वजह से आया है, क्योंकि सोसाइटी पर उसका बुरा इफ़ेक्ट हो रहा था, इसलिए वो चेंजेस आए हैं। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन implied that man now had not only the opportunity and the knowledge but also the physical means to completely subdue nature। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये बताता है कि अब इंसान के पास सिर्फ नई अपॉर्चुनिटी और नॉलेज नहीं है, बल्कि एक फिजिकल मीन्स भी है जो कि नेचर से बिल्कुल अलग है। बट वाइल इट ब्राउट इट्स ब्लेसिंग्स, लेकिन जिस तरह से ये अपने साथ ब्लेसिंग्स लेकर आया उसी तरह से माइजरीज भी लेकर आया है। अगर हम ध्यान से सोचें तो हमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को थैंक्स करना चाहिए फॉर गिविंग अस इंटरनल कॉम्बस्टन इंजन्स एंड लेजर गाइडेड रेडियल आर्म सॉज। We can also condemn it for the threatening effect it has had on social and ecological relationship। पर इसने जो सोसाइटी और जो इकोलॉजिकल रिलेशनशिप के ऊपर जो एक खतरा बनाया है, उसके लिए हम इसको पूरी तरह से थैंकफुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब इसमें कुछ अच्छाई है तो इसमें कुछ बुराइयाँ भी है। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नीडेड द रिसोर्सेज, स्पेशली द रॉ मटेरियल्स। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, स्पेशली रॉ मटेरियल्स, विच वर कंसंट्रेटेड मेनली इन द नाउ पुअर नेशंस। गरीब नेशंस है उसमें जो रॉ मटेरियल्स है, उसी रॉ मटेरियल के ऊपर ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पूरी तरह से डिपेंडेंट है। While the resources were extracted from the southern countries, southern यानी developing countries, जब developing countries इन southern countries से resources को extract किया जाता है, the value addition was done mostly in the northern countries यानी developed countries। northern countries developed countries, southern countries developing countries। तो इसमें वैल्यू ऐड कौन करता है? नॉर्दर्न कंट्रीज़ करते हैं, दस क्रिएटिंग एन इकोनॉमिक इम्बैलेंस, और एक तरह से इकोनॉमिक इम्बैलेंस को क्रिएट करते हैं। कॉलोनियलाइजेशन प्रोसेस ऑल्सो वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ साउथ फॉर एक्सपोर्ट। जब कॉलोनाइजेशन पीरियड चल रहा था तो इन्हीं नॉर्दर्न कंट्रीज़ ने साउदर्न कंट्रीज़ के मिनरल्स को और रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट किया और इसको वैल्यू ऐड करने का काम ये अपने नॉर्दर्न कंट्रीज़ में करते थे, और इन सारे नेचुरल रिसोर्सेज को ये लोग एक्सपोर्ट करते थे अपने कंट्रीज़ में। एंड ओपन अप अ लार्जली अनएक्सप्लॉइटेड डोमेन। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद न्यूली इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट्स फ्रीक्वेंटली पेड मोर अटेंशन। इंडिपेंडेंस के बाद की नई सरकारों ने इस चीज़ पर अटेंशन नहीं दिया कि सभी को नेचुरल रिसोर्सेज का इक्वली एक्सेस मिले, बल्कि ये लोग भी जल्दी अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते थे। फ्रॉम 1950s से नॉर्दर्न कंट्रीज़
sought fast economic growth through state-managed industrialization plans that led to excessive resource use and waste. 1950s से नॉर्दर्न कंट्रीज़ में इकोनॉमिक ग्रोथ की सारी जिम्मेदारी स्टेट ने मैनेज करनी शुरू कर दी, जिसके की वजह से फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ और उन लोगों ने बहुत ज़्यादा रिसोर्स का यूज़ और वेस्ट भी किया. The legacy of these forms of industrial production in the former Soviet Union and Eastern Europe has not only been economic dislocation. इस तरह के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से जो पहले का जो सोवियत यूनियन था यानी यूएसएसआर और जो ईस्टर्न यूरोप था, इससे इकोनॉमिक डिसलोकेशन ही नहीं हुआ, सिर्फ इससे एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा और ख़तरनाक प्रभाव पड़ा है, जिसको कि हम लोग देख सकते हैं न्यूक्लियर कॉन्टेमिनेशन और RLC का डेथ और हाई लेवल्स ऑफ एयर और वाटर पोल्यूशन के रूप में. 1989 से most such regimes have begun to move towards market-based systems of economic organization. 1989 के बाद से इस तरह के ज़्यादातर रेजिम्स ने अपना रुख इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के मार्केट बेस्ड सिस्टम की तरफ कर लिया और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ अपने आप को ले गए. डेमोक्रेसी के साथ रिलेटेड है economic liberalization. While market systems have been inherently efficient at economic organization, market system में economic organization जो है inherently efficient रहते हैं, वो लोग ही सबसे ज़्यादा efficient रहते हैं और environmental costs have traditionally been excluded. और इसमें से उन लोग जब डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है तो उन लोग इन्वायरमेंट के कॉस्ट को ध्यान नहीं देते. दिस हैज़ अलाउड अनसस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इससे नेचुरल रिसोर्सेज का अनसस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन हुआ, एज वेल एज अनसस्टेनेबल डिमांड्स ऑन नेचुरल पोल्यूशन सिंक्स. इसी के साथ साथ अनसस्टेनेबल डिमांड्स ऑन नेचुरल पोल्यूशन सिंक्स लाइक द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. 1991 में द एनुअल प्रोडक्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी वाज वैल्यूड. पिछले 100 सालों से भी ज़्यादा प्रोडक्शन सिर्फ 17 दिन में किया गया था, जिसका कि एनुअल वैल्यू मिला था $29,000 मिलियन. This has increased all forms of industrial activities such as energy generation. इसने हर तरह की इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को बढ़ाया, जैसे कि एनर्जी जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स और केमिकल्स इन एग्रीकल्चर, वेस्ट एंड एफ्लुएंट डिस्चार्जेस एंड रिलीज ऑफ हार्मफुल एंड हैज़ार्डस गैसेस इन द एयर. इसके वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन लेवल बढ़ गया और बहुत सारी अर्थ की स्पेशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई यानी विलुप्त हो गए. द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम्स यूनेप रेड डेटा बुक एस्टिमेट्स दैट 25% of species are about to face extinction as more than 100 species are becoming extinct every day. Unmindful industrialization has also led to fatal accidents as seen in Bhopal, Chernobyl and Exxon Valdez. Sustainable development, therefore, is a reaction to the threatening speed of industrial activity undertaken by states, both rich and poor.